व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ज्ञानेशन क्लासेस। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश। अब हम इंग्लिश में सबसे ऐसा पार्ट उठाएंगे इंग्लिश का जो हम लोगों को लगता है बहुत इजी है और बहुत शॉर्ट है और इजीली हो जाएगा, बट हमें दिक्कत सबसे ज्यादा उसी पार्ट में आती है बिकॉज पोम्स आर सीन टू बी इजी बट आर मोर कॉम्प्लेक्स। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इंग्लिश को बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स के टाइम पे लाइटली लेते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, इसमें तो पास हो ही जाएंगे। बट माइंड यू कि जब आप अपने बेस्ट 5 स्कोर्स जोड़ते हो आगे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, तो इंग्लिश यू कैन नॉट लीव। इंग्लिश आपको अपने बेस्ट 5 में दिखाना ही पड़ता है। उसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इंग्लिश में ऐसा स्कोर करो कि आपको बेनिफिट हो जाए, आपकी जो परसेंटेज है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाए। तो आज हम शुरू करते हैं पहली पोम से, My mother at 66। तो अब हमारी इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है इस पूरी लेक्चर का। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द पोएट। पोएट के बारे में आता नहीं है पेपर में यूजुअली, बट स्टिल कभी कभी वो ट्रिकी पेपर बन जाते हैं प्री पोज में, जहां पे वो आपसे सिर्फ इतना ही पूछ लेते हैं कि इसके पोएट का नेम बताओ। तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ द पोम। हम पोम को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ेंगे पैराग्राफ वाइज और फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे। देन वील टॉक अबाउट, जो कि इंपॉर्टेंटली आता ही आता है, सेंट्रल आइडिया, थीम्स एंड पोएटिक डिवाइसेस, जिसमें बच्चे मोस्टली फंबल कर जाते हैं। जो हमें लगता है कि इजी है, देखो एक बात हमेशा याद रखना, जो चैप्टर्स है पोम है, दो चीजें होती हैं इंग्लिश में, और पोम हमेशा थोड़ी टफ रहती है एज कंपेयर टू चैप्टर्स। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मोस्टली बच्चे बैठ के यूट्यूब पे देखते हैं, की टेक अवे फॉर बोर्ड लेवल कंसिडरेशन, कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कमला दास। शी इज द पोएटेस, शी हैज रिटन दिस। अब ये बॉर्न हुई थी March 31, 1934 में इन केरला, and she has died now at the age of 75. कमला दास इज प्राइमरीली अ कन्फेशनल पोएट। अब कन्फेशनल पोएट होता क्या है? अगर आप में से कोई फ्यूचर में भी लिटरेचर लेना चाहता है तो माइंड यू कमला दास की कन्फेशनल पोएट्री डेफिनेटली आती है। कन्फेशन, जब वो अपनी किसी पर्सनल लाइफ का जो उन्होंने सोसाइटी में फील किया है, जो उन्होंने आसपास नॉर्म्स देखे हैं, जब वो उसका कोई कन्फेशन करती है तो उसको हम कहते हैं कन्फेशनल पोएट। हर पोएट्री इज इंटेंशनली पर्सनल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशनल वल्नरेबिलिटी, जहां पे वो बात करती है विमेनहुड की। एज यू कैन सी कि वो बहुत मतलब उस टाइम पे बॉर्न हुई थी जहां पे विमेन के पास बहुत ज्यादा राइट्स नहीं थे, राइट टू एजुकेशन नहीं था, एंड वो मतलब बहुत मार्जिनलाइज थी मेल डोमिनेंट सोसाइटी में। तो वो उस टाइम की मतलब अपने कन्फेशंस लिखती है कि क्या क्या सोसाइटल नॉर्म्स को पर्सनली एक विमेन को क्या क्या फेस करना पड़ता है। Her work is celebrated for its bold exploration of the themes like love, sexuality, womanhood and identity. उस टाइम पे विमेन की एक पहचान बनाना भी बहुत बड़ी बात थी, इसलिए वो उसके बारे में लिखती हैं। चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड कन्वेंशंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया सोसाइटल नॉर्म्स। इनकी दो मोस्ट फेमस पोएट्री जो मेरी पर्सनली फेवरेट है वो है द डांस ऑफ यूनक्स एंड एन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वो अपनी बात कर रही है डांस ऑफ यूनक्स। यूनक्स होते हैं ट्रांसजेंडर्स, तो उन्होंने उनके ऊपर पोम लिखी है कि वो कैसे डांस जो वो करती हैं सड़कों पे, जैसे हमें जब ट्रांसजेंडर्स दिखते हैं वो डांस करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो वो मतलब उनका उसके पीछे की जो सैड स्टोरी है, उनका जो दुख है, वो उसके बारे में लिखती है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं अपनी पोम के ऊपर। सबसे पहले ये पोम स्टार्ट होती है जहां पे कमला दास, ये एज यूजुअल एक कन्फेशनल पोएट्री है, जहां पे वो कोचिन ट्रैवल कर रही हैं, एयरपोर्ट जा रही है अपने पेरेंट्स को छोड़ के अपने काम के लिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो वो ड्राइव करके जा रही है, उनकी मदर उनके साइड में बैठी है। वो कह रही है कि मैं जब ड्राइव कर रही थी मैंने अपनी मम्मी को अपने साइड में बैठे हुए देखा, बिसाइड बैठे हुए देखा। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी मम्मी डोज्ड ऑफ है। डोज्ड ऑफ होता है इन जनरल होता है कि ऐसे कोई ऐसे मुंह खोल के ऐसे पड़ा हुआ है, तो बेसिकली उनकी मम्मी जो है वो ऐसे मुंह खोल के ऐसे लेटी हुई थी, मतलब बैठी हुई थी थोड़ा आरामदायक पोजिशन में। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कोर्प्स। कोर्प्स को हम, कोर्प्स होता है लाश। लाश की एक चीज होती है कि वो ठंडी पड़ी है, या फिर हम बोलते हैं कि इसके कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, एक्सप्रेशनलेस है। तो यहाँ पे वो बोलना चाह रही है कि जो मेरी मदर है वो डोज्ड ऑफ, ओपन माउथ, और एशन होता है
ऐश होती है राख, वो होती है ग्रे कलर की। तो वो कहना चाह रही है कि मेरी मम्मी एक लाश की तरह वहां पे पड़ी हुई थी। लाश वो मरी नहीं है, पर वो उसको ये डिनोट करना चाह रही है कि वो ओल्ड हो चुकी है। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या फिर कोई ऐसा ओल्ड एज पर्सन होता है हमारी फैमिली में, तो वो मोस्टली ऐसे ही बैठे हुए दिखते हैं हमें। एंड रियलाइज विद पेन, और वो कह रही है कि मैंने पेन के साथ रियलाइज किया। अभी हम आगे जाते हैं, पहले हम इसमें से इस पूरे पर्टिकुलर पैराग्राफ में से जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें लगी हैं वो यहाँ है। द पोएट बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग द सेटिंग। सेटिंग क्या थी कि वो एयरपोर्ट ट्रैवल कर रही है टू गो टू कोचिन फॉर वर्क, अपने पेरेंट्स को पीछे छोड़ के, और उनकी मदर उनके साथ ट्रैवल कर रही है कार, उनको एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए थ्रू कार, दे आर ट्रैवलिंग वाया कार। This provides the context of movement and distance, both literal and emotion. तो यहाँ पे वो बात कर रही है कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट एक तो देखो, एक लिटरल मीनिंग क्या है इसका कि कार जो है वो मूव कर रही है, तो ये एक लिटरल मीनिंग। और इमोशनल मीनिंग क्या है कि उनकी लाइफ अब मूव हो चुकी है, कि अब उनको अपनी ओल्ड मदर को छोड़ के अपने काम के लिए ट्रैवल करना पड़ रहा है, अपनी मदर से दूर जाना पड़ रहा है। The details emphasizes her mother's vulnerability and physical frailty. वो यहाँ पे ये बात करी है कि उनकी मदर अब vulnerable है, उनकी मदर अब फ्रेल है, मतलब कि वो ओल्ड हो चुकी हैं। अब उनको पता है कि उनकी मदर को उनकी जरूरत है, बट वो अपने काम को छोड़ के वहां पे नहीं रुक सकती हैं, और वो यही चीज रास्ते में नोटिस करती हुई जा रही है और अपने आप के अपने थॉट्स में ही ये बातें कर रही हैं वो। The mother's face is compared to that of a corpse. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक लाश से कंपेयर किया गया है कि मतलब वो इतनी ओल्ड हो चुकी है कि मतलब उनको वो अटेंशन चाहिए, बट वो अपनी मदर को रुक के यहाँ पे नहीं दे सकती हैं, और वो रियलाइज कर रही हैं कमला दास की मेरी मदर ओल्ड हो चुकी है। द वर्ड पेन कैप्चर्स हर इमोशनल टर्मोइल एट कन्फ्रंटिंग हर मदर्स मोर्टेलिटी। अब क्या है जो वर्ड पेन यहाँ पे जो यूज किया गया, एंड आई रियलाइज विद पेन। देखो दोस्तों, सबसे जो खास हमारा रिलेशन होता है वो हमारे पेरेंट्स के साथ होता है। एंड थिंकिंग ऑफ देयर डेथ, कि एक दिन, लाइफ इज मॉर्टल, सब एक ना एक दिन जरूर जाएंगे इस दुनिया से। तो ये चीज एक्सेप्ट करना कि अब हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं और एक दिन उनको कुछ भी हो सकता है, ये बहुत हमारे लिए बहुत पेनफुल होता है। तो यहाँ पे भी वो वही बात कर रहा है कि वो पोएट कह रही है कि मेरे लिए मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल था। तो पेन क्या बताता है, उसकी मदर की मोर्टेलिटी वो रियलाइज कर रही है कि मेरी मदर अब यंग नहीं रही, शी माइट डाई वन डे। तो ये बहुत ही एक ऐसा रियलाइजेशन है जो एज अ चाइल्ड आपको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अब वो नेक्स्ट जो हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, जैसे उसमें लास्ट लाइन थी, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her. तो यहाँ पे वो कह रही है कि मैंने बहुत पेन के साथ रियलाइज किया कि मेरी मम्मी जितनी ओल्ड दिख रही है वो एक्चुअल में ही उतनी ओल्ड हो चुकी है। पर एज अ चाइल्ड अगर मुझे मतलब एक्सेप्ट करना हो कि मेरे पेरेंट्स जो है वो मॉर्टल हैं और वो ओल्ड होते जा रहे हैं और एक दिन उनको कुछ हो जाएगा, तो मैं ये थॉट प्रोसेस नहीं कर पाती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। वही यहाँ पे पोएट ने किया, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट किया और वो बाहर देखने लगी विंडो के, सो दैट वो ये चीज ना सोचे और बुरा ना फील करे। बट पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग। अब जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर में डाला है, जब वो कार मूव करती है तो आपको ट्रीज ऐसे पास होते हुए दिखते हैं। वो ट्रीज पास नहीं हो रहे होते, हम जा रहे होते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि कोई पेड़ भाग रहे हैं इधर, तो उसको हम कहते हैं स्प्रिंटिंग। उन्होंने क्या देखा, जो यंग ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग मतलब कि ऐसे रन कर रहे हैं अक्रॉस देयर कार, आउट ऑफ देयर होम्स, एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। जो बच्चे हैं, मैरी मतलब होता है खुश, तो खुश जो मतलब बच्चे होते हैं वो खुश होते हैं, शैतानियां करते हैं, इधर उधर खेलते रहते हैं। तो वो देख रही है कि जो बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकलकर खुशी खुशी आ रहे हैं खेलने के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे ही उन्होंने रास्ते में ये सब देखा, उसके बाद जब वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पर पहुंची तो उन्होंने थोड़े दूर खड़े होकर अपनी मदर को दोबारा देखा। जैसे जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं या फिर हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं और हम किसी लव्ड वन को पीछे छोड़ते हैं तो हम जरूर उनको एक बार पलट के देखते हैं बाय करने के लिए, तो उन्होंने भी वही किया। अब दोस्तों यहाँ पर एक शुरू होता है कॉन्ट्रास्ट, जिसपे जरूर क्वेश्चन आता है। वो कॉन्ट्रास्ट यही है कि एक तरफ तो एक ओल्ड लाइफ वो देख रही है अपनी मदर की, और आउटसाइड द विंडो वो एक यंग लाइफ देख रही है बच्चों की और ट्रीज की। तो ये कॉन्ट्रास्ट है जिसको वो कंपेयर कर रही है यहाँ पे।
The contrast between her aging mother and the lively, vibrant outside world is striking. तो हमें ये सोच के ऐसा लगता है कि एक तरफ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं, हमारे भी बच्चे हो जाते हैं, तो हम लोग एक कॉन्ट्रास्ट देखते हैं अपने पेरेंट्स में एंड हमारे बच्चों में। वही वो कॉन्ट्रास्ट देख रही है अपने पेरेंट में और बाहर की आउटसाइड वर्ल्ड में, एक इनर वर्ल्ड जो उनके उनके माइंड में चल रहा है पोइट के कि उनकी मदर वुड डाई समडे, शी इज एजिंग, शी इज बीइंग ओल्ड, और एक जो उनका आउटसाइड वर्ल्ड में जो वो बाहर देख रही है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। The trees and the children symbolize energy, vitality and the continuity of life. तो यहाँ पे trees और children क्या symbolize कर रहे हैं? एनर्जी, कंटिन्यूटी और लाइफ मूव्स ऑन, वो यही देख रही है यहाँ पे, जैसे वो जब स्प्रिंट हो रहे थे ट्रीज उनके आसपास। The physical separation mirrors her emotional fear of losing her. तो जो उनका फिजिकल से, और यहाँ पे जब उन्होंने कहा कि जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो मैंने अपनी मदर को फिर से एक बार घूम के देखा। अब यहाँ पे तो वो सिर्फ फिजिकली उनसे अलग हो रही है, मेंटली तो मदर फादर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो वो जो फिजिकल सेपरेशन है ना, वो उनको इतना ज्यादा इमोशनली स्ट्राइक कर रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो लूज कर देंगे अपनी मदर को, शायद वो दोबारा कभी उनको देख ना पाए क्योंकि वो इतनी ज्यादा ओल्ड हो चुकी थी, एंड जब तक वो वापस आए उनसे मिलने शायद वो ना देख पाए। तो ये उनके लिए एक बहुत ही डरावना थॉट था। नेक्स्ट अब वो कहती हैं, When she looked at her at the airport, जाने से पहले few yards away खड़े होकर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे पीछे पलट के हम जरूर एक बारी बाय करते हैं अपने लव्ड वन को, तो थोड़े दूर उनसे खड़े होकर जब उन्होंने अपनी मदर को देखा तो वो फिर से कैसे दिख रही थी? wan and pale, मतलब बहुत ही डल चेहरा और बहुत ही मतलब ओल्ड, पता लग रहा था कि अब वो ओल्ड हो चुकी है। एज अ लेट विंटर्स मून, अब यहाँ पे उनकी मदर को कंपेयर किया गया है लेट विंटर्स मून। दोस्तों जब ठंड होती है और जब हम ठंड में वो देखते हैं, मून को देखते हैं, चांद को देखते हैं, तो चांद हमें क्लियरली नहीं दिखाई देता, उसके आसपास बहुत सारे ऐसे क्लाउड्स होते हैं, तो उस टाइम पर हमें जो है वो चांद एकदम ऐसे क्लियरली नहीं दिखता। तो इसलिए उन्होंने अपनी मदर को कंपेयर किया है एक ओल्ड लेट विंटर्स मून को, लेट विंटर्स मून से। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, अब वो कह रही है कि जब मैंने अपनी मदर को देखा तो वो मुझे एक ठंड के चांद जैसी दिख रही थी, क्लाउड्स मतलब ऐसे बहुत शेडी शेडी, और मतलब बहुत अच्छा व्यू नहीं था कि उनको अपनी मदर ओल्ड दिख रही थी, तो उनको इससे अपना चाइल्डहुड फियर याद आ गया। जब हम बच्चे होते हैं तो हम अपनी मदर से सबसे ज्यादा अटैच्ड अपनी मदर से होते हैं, बिकॉज शी इज द वन जिन्होंने हमें बर्थ दिया होता है। तो वो कहती हैं कि मुझे उनको ऐसे देखकर अपना चाइल्डहुड फियर याद आ गया, और चाइल्डहुड फियर क्या था कि वो अपनी मम्मी को खो ना दे। बचपन में भी ऐसे ही होता है, जब हम किसी छोटी सी चीज को लेके परेशान होते हैं और हमें अपनी मम्मी नहीं दिखती है तो हमारे दिमाग में डर आ जाता है कि हमारी मम्मी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि हम सबसे ज्यादा अटैच्ड उन्हीं से होते हैं बचपन में भी। तो वो यही कह रही है कि जब मैंने पलट के देखा तो मुझे उनका वो चेहरा देखकर, पेल फेस देखकर मुझे अपना बचपन का डर याद आ गया कि मैं उनको खो ना दूं। But all I said was, see you soon, अम्मा. All I did was smile and smile and smile. But उनको पता है कि हो सकता है वो उनसे आखिरी बार मिली हो, पर स्टिल मैंने जाने से पहले उनको बोला, बाय मम्मी, आपको जल्दी देखूंगी। और ऐसा कहकर मैं वहां से बस स्माइल 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 करती हुई वहां से चली गई, एयरपोर्ट से चली गई, और यहाँ पे ये पोम खत्म हो जाती है। These lines capture her mother's fading vitality and the dimming light of her life. जैसे मैंने कहा कि हमें जो ठंड में जो हमें चांद दिखता है बहुत डिम दिखता है, बहुत शेडी दिखता है, तो ऐसे ही वो उनकी लाइफ से कंपेयर कर रही है कि बहुत डिम हो रही है उनकी लाइफ की। द ओल्ड फेमिलियर एक यहाँ पे वो कहना चाहती है पोएट्स लाइफ लॉन्ग फियर ऑफ सेपरेशन एंड लॉस, जो उनका फियर ऑफ सेपरेशन एंड लॉस है। दोस्तों किसी पेन को खो देना, किसी चीज को खो देना और किसी इंसान को खो देने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों पेन बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, और सबसे ज्यादा हम अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज का फियर लेके, जब हम बड़े होने लगते हैं और हमें पता है हमारे पेरेंट्स ओल्ड होते जा रहे हैं, तो इस चीज का फियर बहुत ज्यादा लगता है। वो यहाँ पे यही बताना चाह रही है। Which she associates with her childhood insecurities. जैसे मैंने अब आपको बताया कि बचपन में हम लोग बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं कि हमारी मम्मी कहाँ चली गई, मम्मी को कुछ हो ना जाए, वही डर उनको वापस याद आ गया। The repetition conveys the lingering pain and helplessness she feels. अब जो रिपीटेशन यहाँ पे लास्ट में हुई है, that all I did was smile and smile and smile, यहाँ पे जो रिपीटेशन हुई है वो रिपीटेशन ये बताती है कि उनकी जो हेल्पलेसनेस है, मतलब कि उनको पता है उनकी मदर ओल्ड हो रही है, बट हम इस चीज में कुछ नहीं कर सकते, ये लाइफ का रूल है, जो आया है वो एक दिन जाएगा भी। तो इसलिए वो बस रिपीटेशन के बाद अपनी जो हेल्पलेसनेस है और अपना जो वो फील कर रही है वो उसको जताना नहीं चाहती है, इसलिए वो बस स्माइल करती हुई वहां से चली जाती है।
तो यहाँ पे हमारी पोम खत्म होती है। ये पोम की बेसिक एक्सप्लेनेशन थी। ये कभी पेपर में आपको लाइंस देके भी पूछा जा सकता है, कोई भी एक छोटा सा पैराग्राफ देके कि एक्सप्लेन दिस, तो आप एक्सप्लेन में उसका मीनिंग और समरी तो लिखते ही हो जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, बट आपको कुछ पॉइंट्स भी लिखने होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया रिपीटेशन, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, जो कंपैरिजन हो रहा है लेट विंटर्स मून के साथ, ये सारी चीजें भी आपको लिखनी होती है सो दैट आपको वहां पे अच्छे मार्क्स मिले। तो अब हम उसी की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। ये क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, प्री बोर्ड्स में भी काफी बार आया है। तो सेंट्रल आइडिया पोम का यही है, revolves around the fear of aging and loss. Through the poet's observation of her mother's frailty, the poem explores the inevitability of mortality and the emotional bond between mother and child. It highlights the poet's grief, anxiety and helplessness as she faces the reality of her mother's aging. तो basically central ideas का यही है, loss और separation. जब हमें पता होता है कि हम किसी को lose करने वाले हैं, तो हम किसी से सेपरेट होने वाले हैं, नॉट फिजिकली बट मेंटली एज वेल, सिर्फ स्पिरिचुअली वो हमारे साथ रहने वाले हैं अब। तो ये जो एक लॉस है, ये हमें एक एंजाइटी देता है और हम हेल्पलेस हैं, हमें पता है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यही इसका सेंट्रल आइडिया है, जो हमें यही बताता है कि ऐसी सिचुएशन में वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है अपने आप को, कि मैं बाहर देख लेती हूँ यंग चिल्ड्रेन, यंग पेड़ों को देख लेती हूँ, और एक तरफ वो जब वहां से जा रही है तो वो स्माइल करती हुई जा रही है, बोलती हुई जा रही है सी यू सून अम्मा। तो इस चीज में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रह जाता है ऐसी सिचुएशंस में, वो है होप। हम होप करते हैं कि हम इनको दोबारा मिलेंगे, जो कि हमें पता है हो सकता है हो भी जाए और हो सकता है ना भी हो। तो बस इसी होप के साथ और अपनी हेल्पलेसनेस को लेके वो इस पोम को एंड कर देती है, और यही इसका सेंट्रल आइडिया है। इसके बाद हम बात करते हैं थीम्स की। इसमें काफी थीम्स हैं, बट जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगे मुझे, जो होने ही चाहिए, आपको पता ही होने चाहिए, वो ये है एजिंग एंड मॉर्टैलिटी। मॉर्टैलिटी होता है कि मतलब देखो दो चीजें होती है, एक होता है मॉर्टल और एक होता है इमॉर्टल। इमॉर्टल होता है कभी ना मरने वाला, और मॉर्टल होता है जो एक दिन कभी ना कभी डेड हो जाएगा। वेदर इट्स ह्यूमंस, एनिमल्स और इंसेक्ट्स या कोई भी लिविंग थिंग, सारे के सारे मॉर्टल होते हैं। The comparison of her mother's face to a corpse symbolizes the reality of aging and its emotional impact. जब उसने अपनी मदर को एक लाश के साथ कंपेयर किया, तो उन्होंने एजिंग को कंपेयर किया है कि मतलब मेरी मदर अब ओल्ड हो रही है, मॉर्टल है वो एक दिन चली जाएंगी मुझे छोड़कर। फियर ऑफ सेपरेशन एंड लॉस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत बड़ा फियर होता है कि हम किसी से सेपरेट हो जाएंगे और हम उनको लूज कर देंगे। This fear is connected to the universal anxiety surrounding separation and death, particularly the loss of a loved one. यहाँ पे क्या है देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, डेथ इज अ यूनिवर्सल थीम। बेसिकली डेथ एक ऐसी चीज है, हम जब किसी को खो देते हैं तो वो जो लॉस और सेपरेशन और एंजाइटी और जो हेल्पलेसनेस हम फील करते हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम उस इंसान को वापस नहीं ला सकते हैं, हम सिर्फ एक ग्रीफ में रह जाते हैं। तो ये इस पोम का थीम है, डेथ एक बहुत बड़ा थीम है इस पोम का। Unspoken love and emotional bond. The mother-daughter relationship is one of deep love, but also of inevitable separation. तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि मदर और एक डॉटर या फिर मदर और एक चाइल्ड के एक ऐसे बॉन्ड का जो कि अनब्रेकेबल है। हम मम्मी से कितनी भी लड़ाई कर ले वो अनब्रेकेबल रहेगा, हम उनको छोड़ के नहीं जाएंगे, ना वो हमें छोड़ के जाएंगी। एंड वो यहाँ पे अनस्पोकन लव वो यही है कि वो अपनी मदर को बोल नहीं पाई, क्योंकि वो क्या बोलती कि मम्मी आप ओल्ड हो रहे हो। वो रुकना भी चाहती होंगी पर वो रुक नहीं पाई क्योंकि उनका काम था, तो इसलिए उनको जाना पड़ा। तो ये भी एक यहाँ पे एक फैक्टर है। डिनायल एंड एक्सेप्टेंस। Despite the inner turmoil, the poet tries to suppress her emotions, offering a reassuring smile and words of comfort towards her mother. तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि डिनाइल, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यही रियलिटी है, मेरी मदर ओल्ड हो रही है और वो एक दिन अब चली जाएंगी। और डिनाइल क्या, उन्होंने चली गई, वो मतलब वो स्माइल करती हुई वहां से चली गई, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुकी थी और इसके अलावा कोई उनके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं था इस चीज को। वो रुकना चाहती होंगी पर वो रुक नहीं पाई क्योंकि काम था। तो और हमें भी आगे लाइफ में बढ़ना होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम रुक के रह जाएं, बिकॉज उसमें भी हमारी मदर को खुशी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे वो यही थीम्स बता रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है जो कि मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है कुछ पोएटिक डिवाइसेस। जैसे सबसे पहले आता है सिमिली। सिमिली हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हम लाइक या फिर एज वर्ड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिमिली यूज हुआ है, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। जैसे उन्होंने कहा कि उनके फेस पे उनका फेस ग्रे हो रहा था जैसे कॉर्प्स का हो जाता है, तो उनका फेस ऐसा ग्रे हो रहा था। एशन यहाँ पे राख मतलब ग्रे कलर।
मेटाफर यूज किया गया, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये एक मेटाफर यहाँ पे उन्होंने यूज किया है कि जो छोटे बच्चे हैं, स्पिलिंग होता है कोई चीज ऐसे निकलना, बट बच्चे जो है ऐसे घर से बाहर आ रहे हैं, तो ये एक मेटाफर है। इसके बाद रिपीटेशन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ बहुत सिंपल सा है कि रिपीटेशन एक ही वर्ड की जब रिपीट करते हैं तो उसको रिपीटेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी को ह्यूमन लाइक कैरेक्टर्स देते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कहा यंग ट्री स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग होता है शॉर्ट रनिंग और फास्ट रनिंग, तो ट्रीज थोड़ा रन कर रहे थे, वो तो गाड़ी चल रही है तो हमें ऐसा लग रहा है कि ट्रीज हमें रन करके ऐसे हमारे पास थ्रू होके जा रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे इसको पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। इसके बाद की टेकअवेज जो प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मदर्स एजिंग एंड यंग ट्रीज। जैसे मैंने आपको पोम समझाते टाइम ये बताया था कि मदर्स एजिंग और यंग ट्रीज का जो कॉन्ट्रास्ट है, ओल्ड एंड न्यू लाइफ, एनर्जी वर्सेस मोर्टेलिटी एंड एजिंग एंड एवरीथिंग, ये वाला जो कॉन्ट्रास्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम्स लाइक मोर्टेलिटी, लॉस, फियर, एक्सेप्टेंस, जितने थीम्स हमने पढ़े, अगर आपको पोम का कोई भी स्टैंजा भी आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, आप ये सारे थीम्स यूज करके आंसर बना सकते हो। पोएटिक डिवाइसेस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे मैंने लाइंस भी मेंशन करी है, तो अगर आपको स्टैंजा आ जाता है तो उस लाइन में अगर कोई पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। कैरेक्टराइजेशन ऑफ पोएट्स मदर, पोएट की मदर को कैसे दिखाया गया है, उन्होंने इस पोएम के थ्रू अपनी मदर को किस किस चीजों से कंपेयर करके कैसे कैसे दिखाया है, जैसे लेट विंटर्स मून, एशन कॉर्प्स, ये सारी चीजों के साथ, तो उनका जो कैरेक्टराइजेशन है वो भी यहाँ पे बताना इंपॉर्टेंट है। डेथ एज ए यूनिवर्सल थीम, जैसे मैंने कहा था कि डेथ एक यूनिवर्सल थीम है, तो वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरी पोएम में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पूरी पोएम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और बोर्ड्स में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए ये सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।